स्वागत है, नमस्ते, आदाब, श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। सो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट सेशन काफी प्रोडक्टिव था। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में अपन लोग ने अच्छा खासा डिटेल में पढ़ लिया। थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल एंड एमसीक्यूज भी कर लिया। आई होप आप लोग ने समझ लिया होगा। एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट। सो उसके पहले ठीक है ना, एक आदत रखेंगे, ट्राई करेंगे दैट जो भी अपन लोग ने लास्ट सेशन में किया है उसको एक क्विक 2 मिनट में भले रिवाइज कर लेंगे, सो दैट चीजें दिमाग में रहे एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, राइट पब्लिक। चलो डन। सो कल स्टार्ट किया अपन लोग ने ये नया चैप्टर जिसका नाम था मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने तुम लोग को बताया कि कैसे जापान ने फोकस किया क्वालिटी के ऊपर, संकल्प ने फोकस नहीं किया क्वालिटी के ऊपर, एंड उसकी वजह से उसको कितना प्रॉब्लम हुआ। देयर वर टू मेजर कंपनीज जैसे कि सैमसंग का नोट 7 एंड फोक्सवैगन, दे बोथ हैड टू रिकॉल देयर प्रोडक्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्वालिटी। सो बेसिकली कहने का मतलब कल ये था कि क्वालिटी के ऊपर जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, एट दैट पॉइंट इन टाइम ओनली इतना अच्छा फोकस रखो सो दैट बाद में आप लोग को कोई भी तकलीफ ना हो, बाद में आप लोग को कोई भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। एम आई राइट? यस सर। सो ऑन दैट नोट फिर समझने की कोशिश की कि यार इस चैप्टर में मेजरली 3 चीजें हैं जो अपने को पढ़नी है। कल अपना फोकस उसमें से एक चीज के ऊपर था विच इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, राइट। आज अपना फोकस होने वाला है इस चैप्टर के सेकंड एस्पेक्ट के ऊपर विच इज कॉल्ड एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। एंड द थर्ड एस्पेक्ट of this chapter is going to be SCM, which is called as supply chain मैनेजमेंट, करेक्ट, डन। इस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में भी अपन लोग ने पढ़ा कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। इस कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में भी 2 चीजें होती है। एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा होता है अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में 2 चीजें होती है, एक होता है इंटरनल फेलियर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फेलियर। बस ये सब मिला के बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर, एकदम सही है। इसी के साथ अपन लोग ने कुछ और कनेक्टेड चीजें भी सीख ली। जस्ट एक रिकैप आप लोगों को करवा दूं। एक अपन लोग ने सीखा पैफ मॉडल, प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल। दूसरा अपन लोग ने सीखने की कोशिश की कि इसमें ही एक आइसबर्ग मॉडल होता है, जहां पे उसने बोला कि यार कितने सारे कॉस्ट तो ऐसे हिडन होते हैं, राइट, कितने सारे क्वालिटी कॉस्ट तो हिडन होते हैं, तो उनका भी देखो ध्यान रखना है। फिर अपन लोग ने देखा ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलता है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। तो ये सब मिला के मेरा कल का सेशन कंप्लीट हुआ। फिर बाद में ऑब्वियसली और कुछ बेसिक सी चीजें थी, जैसे शिफ्ट फ्रॉम द सप्लायर्स मार्केट टू द बायर्स मार्केट। तो आज की तारीख में जस्ट मोमेंट प्लीज, डिस्को कर रहा है जी, हाँ। देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम सप्लायर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट। सो जैसे ही सप्लायर्स मार्केट से हम लोग शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द बायर्स मार्केट, नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड बिग टाइम। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एक्सेस कैपेसिटीज को यूज किया जा रहा है वर्ल्ड ओवर, एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी अंडरस्टूड। सो ये मेरा कल का पूरा एक यू कैन से जिस्ट था मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का। एंड ऑन दैट नोट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जी हाँ, अगेन अ कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन जापान बाय द टोयोटा कंपनी। आज जो अपने को लगता है यार टोयोटा कंपनी इतनी मस्त है, बट लेट मी टेल यू दिस टोयोटा कंपनी हैज अ ह्यूज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड ऑलमोस्ट ये चैप्टर इन्हीं की देन है कि इन्होंने टोयोटा ने कितने अच्छी तरह से ये सब चीजों को इम्प्लाई किया। नाउ क्या है एग्जैक्टली ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस, ठीक है ना। जिंदगी भर चलते रहेगी ये चीज से। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको।
ठीक है ना। जो वर्ल्ड के सब ग्रेट लोग है ना, वो लोग कभी ऐसा नहीं करते कि हाँ चल आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, कल छोड़ दूंगा। ये एक प्रोसेस है, जिंदगी भर उन्होंने ये अच्छा ही काम किया है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, वाई इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, वाई इज कंसिडर्ड द बेस्ट प्लेयर दैट द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस्ड, because he has always focused on becoming better and better and better as the game progressed. So ऐसा नहीं था कि भाई देखो 16 साल की उम्र में तो उनको तो क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया इंटरनेशनल लेवल पे, 5-6 साल में ही वॉज ऑलमोस्ट एट द टॉप। तो क्या 5-6 साल बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया क्या? नहीं। 24 साल जब खत्म हुए, जब उनका लास्ट मैच था, उस दिन भी, लास्ट मैच वानखेड़े में ही था, बॉम्बे में, मैं देखने को गया था, उस दिन भी वो बंदा मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहा था। लास्ट मैच है ना, उसको क्या जरूरत है भाई, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं इसके बाद कोई सिलेक्शन होने वाला है कुछ, बट ही वाज स्टिल प्रैक्टिसिंग इवन ऑन दैट डे। क्यों? क्योंकि बंदे में इनबिल्ट इनहेरेंट वो है टीक्यूएम का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, बस अपने को क्वालिटी देना है। तो इट इज अ प्रोसेस दैट ही फॉलोड, राइट। MS Dhoni, a player which has got so many World Cups to India. Again, उनका क्या कहना है? Focus on the process, the results will come. So आपको आपके इनपुट इतने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी हो ही जाएगी। तो यहाँ पे टीक्यूएम भी वैसा ही है, ऐसा नहीं कि चल भाई कुछ कर लिया टीक्यूएम हो गया, नहीं। टीक्यूएम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे चीजों को इंप्रूव करते हो, कैसे अपने आप को इंप्रूव करते हो, दैट इज व्हाट टीक्यूएम इज। और ये खाली एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरे बिजनेस का काम है, ये पूरे इंडस्ट्री का काम है। जब पूरा इंडस्ट्री, जब पूरा का पूरा बिजनेस कुछ अच्छा करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, दैट इज व्हेन TQM, total quality management is achieved. That is when total quality management is achieved. तो अब इस प्रोसेस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आपका पढ़ाई भी वैसा ही है बॉस, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि मैं 5 दिन के लिए 20 घंटा पढ़ लूंगा, मेरा 100 घंटे का पढ़ाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, बेटर वे में आपको पढ़ाई करनी है। That's how it works. कभी theory, कभी practical, everything has to be combined together, has to fall in place. Mentally you have to be very very strong when you are writing the examinations. ये सब चीजें करते करते आएगी, ठीक है ना। जब मेन एग्जाम देना है तो सीधा मेन एग्जाम देने को जाओगे, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाएगा, तो उसके पहले आप एक दो मॉक टेस्ट दे दो। तो आप एक दो जब मॉक टेस्ट दे देते हो तो एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नो कि आपने क्या क्या गलती की, सो दैट मेन एग्जाम आपसे मैनेज हो जाएगा। तो प्रोसेस फॉलो किया आपने, क्या मॉक टेस्ट का पेपर्स दिया, मॉक टेस्ट में आपने अच्छा तैयारी किया, जो गलती थी वहां से सीखे, सो दैट जो आउटकम है, जो मेन एग्जाम है, उसमें थिंग्स विल फ्लो ऑटोमेटिकली, right? This is exactly what total quality management is all about. And इसमें जो total है, that stands for all the employees in the organization top to bottom। जी हाँ, so यहाँ पे total stands for all employees in the organization structure। So be it a low level employee, be it a supervisory level employee, be it the head of department, be it the owner of the organization, everybody has to focus on total quality, ठीक है ना। सपोज मेरा ये पेन बेचने का बिजनेस है, ठीक है, ये पेन जब मैं बेच रहा हूं तो एवरीथिंग इन दिस पेन हैज टू बी परफेक्ट। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये निब बना रहा है वो बहुत अच्छा है, ये जो बॉडी बना रहा है वो बहुत अच्छा है, पर ये जो ढक्कन बनाने वाला आदमी है, छोटा सा पेन का एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो पेन बना रहा है, इसका ये जो ढक्कन बनता है ना, सपोज ये बंदा अगर एफिशिएंट नहीं है, तो अगर ये छोटा सा ढक्कन भी सही से नहीं बनाना, आपका ये अंदर नहीं जाएगा एंड इट विल नॉट क्लोज प्रॉपरली। सो एवरीथिंग हैज टू फॉल इन प्लेस एट द राइट प्लेस। मैं बोलता हूं बाकी सब चीजें ठीक है, जो आपका इंक बना रहा है उसने अगर प्रॉपरली इंक नहीं पुटअप किया, योर पेन विल नॉट वर्क प्रॉपरली। So that's where all the employees in the organization have to be equally committed to the work, to the quality. Otherwise, it is not going to work. So from the lowest level, say the top level, right? So from low level employee, तुम low level employee से ये expect करोगे तो
पहले टॉप लेवल को भी उतना ही अच्छा काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सो इवन एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू वर्क इक्वली, क्योंकि देखेगा वो आपको ही, होता है ना, बच्चा माँ बाप को देखता है और उस हिसाब से अपने काम करता है, बस एग्जैक्टली वही है। प्लस टोटल का और एक मीनिंग है, ये ही टोटल का और एक मीनिंग है। क्या है वो मीनिंग? दैट मीनिंग सेज दैट it is there in all the stages of the product life cycle, right? So it could be a introduction stage। तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज और ये सब क्या है, ये आपको मैं चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी आइडिया रहेगा आप लोगों को कि सुना होगा इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, मैच्योरिटी स्टेज होता है, फिर बाद में ग्रोथ स्टेज होता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज एंड देन फाइनली डिक्लाइन स्टेज। तो एट ऑल स्टेजेस यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन क्वालिटी। ऐसा नहीं कि चल अभी तो मैं ग्रोथ स्टेज पे आ गया हूं, अब मैं क्वालिटी नहीं दूंगा, चलो आराम का काम करता हूं, नहीं चलेगा, ई नॉट ऑलवे। सो एट ऑल स्टेजेस फॉर ऑल एम्प्लॉइज, दैट इज व्हाट टोटल इज। तब जाके यू विल बिकम द बेस्ट इन द बिजनेस। इसीलिए वर्ल्ड वाइड टोयोटा कार्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कार्स ऑफ एनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। करेक्ट? तो ये हुआ अबाउट द टोटल। दूसरा चीज है क्वालिटी। सबसे पहले तो क्वालिटी क्या होती है ये अपन लोग ने कल पढ़ा था, और इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो आज की तारीख में क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन है। कल अपन लोग ने पढ़ा कि बॉस क्वालिटी के परव्यू में क्या क्या चीजें आती है। ये देखो इधर थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो क्वालिटी के परव्यू में क्या क्या चीजें आती है। कन्फर्मेंस टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, यार कस्टमर जो बोल रहा है वो तो देना ही है। सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड गिव हिम वैल्यू फॉर मनी। और इसी में मैं आज एक और चीज ऐड करता हूं, वो है एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर को अगर उसको जो चाहिए उससे बेटर दिया ना, तो बस ही विल बिकम द फैन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाट वी वांट। उम्मीद से दुगना दो, राइट? वो एक्सपेक्ट कर रहा है 1, गिव हिम 1 + 1 11। वो खुद आपके प्रोडक्ट के लिए 10 जन को जाके बोलेगा, राइट? सो एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस प्लस सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स। अगर मेरा कस्टमर खुश है, उसको जो वांट्स चाहिए एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट से वो उसको मिल रहा है, तो सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और क्या चाहिए उसको। एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ द होल सिस्टम इज मैनेजमेंट, which is nothing but planning, controlling all of those things, organizing, ensuring that the systems are in place। the systems are in place। तो अगर मेरे को मैनेजमेंट के लिए कुछ लिखना थोड़ा खिचड़ी हो गया, बट इट्स ओके, आप लोग अपनी बुक में थोड़ा अच्छी तरह से लिख सकते हो। आई एम श्योर मैं क्या पढ़ाने के फ्लो में तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो ही जाता है, क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे द सिस्टम्स, the systems have to be in place। systems in place। so if the systems are in place, then in that case we will say that management सही चल रहा है कि भाई टाइमली प्रोडक्ट कस्टमर को मिलना चाहिए, कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो टाइमली प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या आपको समझ में आया? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट? सो दिस इज वेयर। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार, अभी समझो कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया एम्प्लॉय, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसको भी आपको ये चीज सिखानी है, राइट? ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द स्टेजेस, प्लस इसके अंदर मैं आपको बोलूं सप्लायर भी इंक्लूडेड होता है। सप्लायर इज ऑल्सो इक्वली, शुड बी इक्वली पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोयोटा अपने सप्लायर, टोयोटा को सप्लाई करता है निप्पॉन डेंटसू, ठीक है? अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये जो टोयोटा जब अपने सप्लायर जब डिसाइड करना था, तो इट वेंट टू इट्स सप्लायर्स शॉप फ्लोर। उसके इंजीनियरिंग शॉप फ्लोर पे गया, उसने देखा कि हाँ भाई ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, काम बराबर है कि नहीं,
बराबर है। क्या ये लोग हमारे को अच्छा रॉ मटेरियल दे पाएंगे कि नहीं? देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे बनेगा ना। से फॉर एग्जांपल मेरे को ये आउटपुट बनाना है, ये आउटपुट बनाने के लिए मुझे चाहिए ये प्लास्टिक। हेलो, ये आउटपुट बनाने के लिए मुझे चाहिए प्लास्टिक। तो अब मैं सप्लायर के पास से प्लास्टिक मंगाऊंगा, तो कितना अच्छा प्लास्टिक बना रहा है मेरा सप्लायर, दैट बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उसके सप्लायर के उधर गया टोयोटा, देखा उसने कि हाँ भाई इनके इंजीनियर्स अच्छे हैं कि नहीं, क्या ये टाइम पे हम लोग को डिलीवरी दे पाएंगे कि नहीं, क्या ये क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छा है कि नहीं। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल अच्छा क्वालिटी का नहीं आया, मेरा आउटपुट जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का आ ही नहीं सकता यार। क्या बात कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। वो एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अपने को क्या चाहिए, अच्छी चीजें इन, सो दैट अच्छी चीजें आउट आ सके, ठीक है ना। तो आलू डालोगे सोना मिलेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए लाइफ में यार। ओके, सो दैट इज अबाउट योर टोटल एवरीबॉडी, सप्लायर से लेकर एम्प्लॉय से लेकर कस्टमर से लेकर हम सबको ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ाएंगे, सो दैट एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. Focus will always be on quality, exceeding customer satisfaction expectation, ensuring customer satisfaction of the highest level, managing, planning, organizing, controlling, ensuring that systems are in place, time to time delivery हो रहा है, time to time production हो रहा है. All of that is a part of management. समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है TQM? समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है TQM? जी हाँ, राइट, यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब थोड़ा आ जाओ, इसके ऊपर आ जाते हैं अपन, अपने बुक के ऊपर आ जाते हैं, राइट। अदरवाइज मैं तो तुम लोग को ज्ञान देते रहूंगा, बट इवेंचुअली बुक के थ्रू भी अपने को चीजें समझ में आनी चाहिए। आइए, सो TQM इज अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट ओरिजिनेटेड इन 1950s। ये लोग सब डेमिंग, मतलब ये सब जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, ये लोग आना चालू हो गए थे 1950s में, बॉम्बिंग के बाद, और इन्होंने ये सब चीजें पाठ पढ़ाना चालू कर दिया, एंड हैज बिकम मोर पॉपुलर सिंस द अर्ली 90s. Concept of TQM was jointly developed by W. Edwards Deming. तुम ही हो माता पिता तुम ही। Oh, Deming is called as the Pita of TQM, father of total quality management. Joseph Juran, उसी का कोई भाई बंद होगा भाई, जोसेफ जुरैन, बहुत बड़ा आदमी है ये जोसेफ जुरैन भी, क्वालिटी के नाम पे, एंड एर्मंड वी फिनबॉम। सर हमको ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्या एमसीक्यू के लिए? नॉट रियली। TQM is a management philosophy that seeks to integrate all organizational functions. मैंने बोला ना, खाली एक नहीं, सबको उतना ही फोकस करना है. Be it you can be at any level of the organization. Everybody has to be equally focused. Be it the marketing team, be it the manager, be it the top level director, be it the finance team, be it the production team, be it the purchase team. अरे तुम नाम लो उसका, marketing, finance, design, engineering, production, customer service, etc. Why? To focus on meeting customer needs and organizational objectives. Eventually तो सबको वही चाहिए। ये देखो इधर थोड़ा सा भी अपन लोग नीचे आ जाएंगे एक बार, फिर I'll again get back. So T, total, stands for entire organization, everybody in the supply chain, पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन से ग्रोथ से लेकर मैच्योरिटी से डिक्लाइन तक, एवरीवन. क्वालिटी, इंश्योरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. आई तो ऑलवेज बिलीव इन दिस, बॉस, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ दैट इट एक्सीड्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. देख के आपका प्रोडक्ट देख के वो कस्टमर बोलना ही चाहिए, वाह क्या चीज बनाई है, समझ रहे हो? दैट इज वेयर यू हैव मेड अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट. यार सर्विस अगर दिया है तो ऐसा सर्विस दोगे, बोले यार क्या बात है, क्या सर्विस मिला है, मजा आ गया. दैट्स वेयर क्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड. एंड मैनेजमेंट, जैसा मैंने बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, सिस्टम्स, ऑल ऑफ दिस हैज टू बी इन प्लेस. और ये ऐसा नहीं कि आज का ही है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फोकस, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है. कस्टमर के ऊपर फोकस ऑलवेज रहेगा, एंड टेक्निक्स एम्ड एट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस. तो जितने भी अपने सिस्टम्स है, प्रोडक्ट्स है, प्रोसेसेस है, उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव करना. तो तीन मेन चीज क्या है? कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है अपने आप को, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स
को इंप्रूव करते जाना है। तो ये जब कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे ना, तो आपका TQM सही मायने में अचीव हो जाएगा, आपका TQM सही मायने में अचीव हो जाएगा। TQM aims at improving the quality of organization's output, including goods and services, through continuous improvement of internal practices. So आप लोग का internal practices, इसीलिए बोला entire organization में कहना से internal लोग आ गए, बस तो ये लोग के साथ रेगुलर मीटिंग्स, इनको प्यार से समझाना. So that's how it is going to work. It requires the company to maintain quality standard in all aspects of its business, ensuring that things are done right the first time and that defects and waste are eliminated. चाहिए ही नहीं अपने को किसी भी तरह का वेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना है. कह रहा हूं मैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं. हर रोज आप, हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ एक कटाक्ष सरकाजम देके जाऊंगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिले या डिमोटिवेशन से मोटिवेशन मिले, which will ensure that yes, we are on the right track. Things are done right the first time and that defects and waste are eliminated. चाहिए नहीं, it should be the best. TQM is a comprehensive system which so focuses on, किसके ऊपर है फोकस? So देखो again, things are done right the first time with best quality, waste eliminated. ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप लोग भी हाईलाइट कर लेने का, अगर कभी MCQs में आया, so we should know it basically, right? Okay. Focus on meeting customers needs by promoting quality services. तो ये एक हो गया. इधर मैं अपने को एक कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं so that अपने को ध्यान में रहे चीजें. So TQM का फोकस क्या है? पहला, मीटिंग कस्टमर्स और ओनर्स नीड्स. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज. तो पहला चीज है बॉस, क्वालिटी सर्विसेज दो तो कस्टमर खुश. बराबर है? कस्टमर सेटिस्फाइड, कस्टमर सेटिस्फाइड. डन. सेकेंड और क्या करना पड़ेगा? एट रीजनेबल कॉस्ट. सो कॉस्ट कॉन्शियस भी होना चाहिए भाई. अपना कंपनी लूटना नहीं है, इंश्योर करना है कि सही कॉस्ट में चीजें बने. फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट. ये तो मतलब पूरे TQM में जहां पे भी अपने को दिख रहा है, अपने को ये वर्ड तो लिख कर ही आना है. क्या? कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट, फोकस इज ऑन द वे टास्क आर अकम्प्लिश्ड. एम्फसाइजेस टीमवर्क, क्योंकि पूरा टीम मिलके काम करेगा तब भी जाके TQM अचीव कर पाएंगे. सो वी विल राइट हियर teamwork. Views organization in internal system with common aim. So good internal systems, your internal systems in general have to be very good. Sir हम लोग भी साथ साथ में लिखो तो अच्छा ही है. And last is recognizes role of everyone in the organization. सबका साथ सबका विकास. Correct. So role of everyone in the organization, role of everyone in the organization. ठीक है, ये सब मिला के बनता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. सबके ऊपर अपने को इन जनरल ध्यान रखना है. तो टोटल क्या है, क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, पता है अपने को. उसके ये जो 3 मेन पॉइंट्स है, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, टेक्निक्स एम्ड एट इंप्रूविंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, अपने को पता चल गया. डन. फिर इन जनरल किसने स्टार्ट किया? डेमिंग, ज्यूरेन एंड अर्मैन फॉर्मबूम. समझ में आ गया. हर एक फंक्शन, मार्केटिंग, डिजाइन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस, सबके ऊपर अपने को ध्यान देना है. इन जनरल फोकस क्या है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स तुम लोग को लिखवा दिया है. सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस थिंग. TQM's मेन एम, मेन क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू इरेडिकेट वेस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. वेस्ट को हटाओ, एफिशिएंसी को बढ़ाओ. वेस्ट को हटाओ, एफिशिएंसी को बढ़ाओ. करेक्ट. सो दैट्स अबाउट योर you can say origin or introduction of TQM. अब अपन लोग चलेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, which is 6 C's of TQM. अगर आप लोगों का मतलब थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता ना, राइटिंग वाला, देन इन दैट केस मैं बोला ही होता कि यार ये तो एकदम बराबर करके जाना, फॉर श्योर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. कितनी बार SCMP में एटलीस्ट 3-4 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका था.
6 सीज ऑफ टीक्यूएम के बारे में। अब आ सकता है किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि आपको फाइंड आउट करके बताना है कि क्या ये इज दिस सी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ 6 सी। तो आपको ये 6 सी याद रखने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको ये 6 सी याद रखने पड़ेंगे। सो ये 6 सीज आपको रिमेंबर करने होंगे सो दैट, ये तो गारंटीज लिख ही लो, एमसीक्यू में आने ही वाला है। विच ऑफ देम इज नॉट अ 6 सी। फिलहाल कौन से है मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। पहला है कमिटमेंट। कमिटमेंट शुड कम फ्रॉम एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि खाली बॉस बोलेगा आर्टिकल क्लर्क को, प्रिंसिपल बोलेगा आर्टिकल क्लर्क को, चल भाई तू काम कर, मैं मजे करूंगा, मैं मैच देखूंगा, आईपीएल देखूंगा, स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करूंगा, और तू जाके ऑडिट करेगा, ऑडिट करके एक एक चीज का ना चल भाई। कमिटमेंट शुड कम फ्रॉम एवरीवन, शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल, so that quality improvement becomes part of everyone's job। समझे? सेकेंड, कल्चर। कल्चर अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। स्टार्टअप कल्चर और ये सब के बारे में तुम लोग ने सुना भी होगा, ठीक है। सो कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरल। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटेरियन कल्चर होता है, कभी कभी किसी का जोवियल कल्चर होता है। सो इट डिपेंड्स कि आपका कल्चर कैसा है। एंड द बेटर द कल्चर, द मोर द लाइकलीहुड कि एम्प्लॉयज विल स्टे बैक इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कल्चर needs to be modernized on continuous basis to based on encouraging employees feedback। ठीक है, it's all on that। and जितना आप उसको ट्रेनिंग दोगे, जितना आप उसको ट्रेनिंग एंड क्वालिटी दोगे, उतना कल्चर इंप्रूव होगा फॉर श्योर। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये तो टीक्यूएम करे कि ना करे, जिंदगी में सबका एंड मोटिव शुड बी दिस, हाउ कैन आई बी बेटर than myself of yesterday। Wow, what a line। How can I be better, क्या बोला, how can I be better than myself। खुद से ही compete करो, बस हो गया। कल के संकल्प और आज के संकल्प में क्या बेटर है वो देख ले, क्या उसने कुछ इंप्रूव किया है, क्या नहीं, तो बैठ और कर इंप्रूव। दैट्स हाउ इट शुड बी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ प्रोग्राम, इट्स अ प्रोसेस। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट is required, कुछ भी हो, policies, procedures, controls, be anything। continuous search of proficiency to do the task better। जितना आप continuous improve करोगे उतना आप better करोगे। cooperation from all the levels of the organization। say for example, कभी मेरे को बाहर जाना है तो I will tell my colleague कि बॉस प्लीज तू मेरा काम कर देना, कभी उसको बाहर जाना होगा मैं उसका काम कर लूंगा। so there is a cooperation, ठीक है ना। so TQM is directly involved with total employee involvement। So employees should be connected in such a way that they cooperate with each other, used in development of improved strategies and associated performance measure। Done। Customer focus, इसमें तो क्या ही बोलूं मैं, बट ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर खुश, बाकी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ इज द इफ द कस्टमर इज हैप्पी। बाकी सारी चीजें तुम्हारी ढक जाएंगी, छुप जाएंगी, अगर कस्टमर खुश है तो। इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर सबके ऊपर फोकस करना है। परफेक्ट सर्विस विद जीरो डिफेक्ट्स, that is acceptable। and then lastly control। control मतलब रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करो, that is what control is। मैंने बोला ना, 5 दिन पढ़ाई कर लिया, आपको लगा कि आप हीरो बन गए, 6th डे से वापस ठप बड्डा डार नहीं। you have to keep on doing it continuously। अगर कोई मुझे आके बोलता है कि मैंने है ना 4 दिन 20 आवर्स पढ़ाई किया और 80 आवर्स पढ़ लिया, और 4 दिन मैंने आराम किया, टोटल 80 आवर्स पढ़ा, वो 4 दिन 20 घंटा, 4 दिन उसने आराम किया। और कोई आके मुझे बोलता है कि मैंने 8 दिन 10-10 घंटा काम किया, फॉर मी दैट पर्सन हु हैज वर्क फॉर 8 days फॉर 10 आवर्स इज मच बेटर देन दी अदर पर्सन। सो बस कंसिस्टेंटली ये सेम जो ऊपर लिखा है उसको फॉलो करते जाओ। दैट इज अबाउट कंट्रोल, मॉनिटरिंग, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस and ensuring that things are being done in the right manner। so what are the 6 C's of TQM? first, commitment from all the levels of the organization। culture अच्छी तरह से फॉलो करना है, continuously improve करना है, कोऑपरेट करना है एम्प्लॉइज को, कस्टमर के ऊपर फोकस, एंड कंट्रोल। चलो और लिख लेते हैं सो दैट वी आर सबकॉन्शियसली क्लियर। सो क्या है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द 6 C's ऑफ TQM। बहुत फेमस है ये 6 C's ऑफ TQM। पहला, कमिटमेंट, ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक इंसान का। दूसरा, कल्चर, पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए। आप आइए कभी हमारे ऑफिस में,
कल्चर क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। देन कोऑपरेशन अमंग्स दी एम्प्लॉयज, फिर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते ही रहना है। याद रखना ये ना, याद रख, मतलब 6 के 6 ना याद रखना, मैं रीजन बोल रहा हूँ। कुछ एक वो लोग बीच में ऐसा डालेंगे ना कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, हाँ ना ये था कि नहीं था, है ना, वैसा, है ना। सो ये कस्टमर के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। एंड ये सब को फॉलो करवाने के लिए मुझे चाहिए प्रॉपर कंट्रोल। समझ में आ रही है बातें? डन। सो दिस इज अबाउट योर 6 C's ऑफ TQM। फिर चलते हैं आगे एंड आ जाते हैं हमारे, बोला था ना मैंने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो किसके पिता? क्वालिटी कंट्रोल के पिता। अगर क्वालिटी कंट्रोल बच्चा है तो उसके पिता है मिस्टर एडवर्ड डेमिंग। बॉस, आप जाइए आज भी जापान में और एडवर्ड डेमिंग का नाम लीजिए, क्या बात है, मतलब आज भी उनको एकदम सराहा जाता है, उनके नाम पे अवार्ड्स है, डेमिंग अवार्ड। जैसे ही वर्ड डेमिंग आया, इज इक्वल टू क्वालिटी, डेमिंग इज इक्वल टू क्वालिटी, पता है ना, वैसा है। सो जैसे बोलते हैं ना, विराट कोहली का नाम सुना, इज इक्वल टू क्रिकेट, वैसा ही है। सो TQM बाय डेमिंग, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या है फिलोसॉफी डेमिंग का? डेमिंग बोलता है कि आपका ट्रेनिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई डिफेक्ट आए ही ना इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट द एम्प्लॉय इज डूइंग। ये अपना आर्टिकलशिप के जैसा है। अगर आर्टिकलशिप में जो आर्टिकल क्लर्क है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया तो वो कभी गलती करेगा ही नहीं। अगर आर्टिकल क्लर्क ने गलती किया है तो उसका गलती नहीं है, वो आपने ट्रेनिंग नहीं दिया होगा, इसकी वजह से ये गलती हुआ है, राइट। सो फिलोसॉफी ऑफ डेमिंग इज क्वालिटी इश्यूज ऑन अकाउंट ऑफ 15% मे बी ड्यू टू द वर्कर्स, कि भाई चलो वर्कर की गलती है, बट 85% बिकॉज आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम, आपका ट्रेनिंग सही नहीं है। 85% इश्यूज इज ऑन अकाउंट ऑफ या तो प्रोसेस, सिस्टम, पुअर मैनेजमेंट की वजह से, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। 15% बेचारा वर्कर, बेचारे आर्टिकल क्लर्क की गलती है, बाकी 85% प्रोसेस, सिस्टम, मैनेजमेंट की गलती है। Got it everybody? So that's how it works. Okay, then we have to ensure that correct systems are there to ensure that an environment is there which promotes quality. बस सिंपल, उसका तो फोकस तो वही था कि भाई क्वालिटी प्रमोट करना है। ही एक्चुअली केम एंड सेड दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जापान को बहुत टाइम लगेगा, बट जापान के लोग ने जो शिद्दत से काम किया है, they transformed the whole economy, the whole country in a quick span of time। ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में आना इतना इजी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि फिर उनको 40 साल के लिए स्टैगफ्लेशन फेस करना पड़ा, जो मैं AFM में तुम लोगों को कराता हूँ। हो सके तो मेरा वो लेक्चर देखना, AFM का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। वहां पे मैंने बताया कि कैसे जापान, जिम्बाब्वे, ये सब कंट्रीज faced a lot of issues on account of two things. One, Japan faced a lot of issues on account of stagflation, and Zimbabwe faced a lot of issues on account of hyperinflation. So ऐसा इन दोनों का ये था। मैं I'll share the link of my global understanding of financial system with you all। आप लोगों को टाइम मिले तो देख लेना, अगर आप लोगों को थोड़ा ज्ञान बढ़ाना हो, नॉलेज बढ़ाना हो, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। चलो, एनीवेज, फिलहाल डेमिंग क्या बोलता है? डेमिंग बोलता है कि कोई भी क्वालिटी का डिफेक्ट हुआ, क्वालिटी इशू हुआ, तो 15% इज ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट ड्यू टू वर्कर्स, 85% ऑन अकाउंट ऑफ पुअर प्रोसेस, पुअर सिस्टम, पुअर मैनेजमेंट। तो आप उसको इंप्रूव करो, आप ट्रेनिंग को अच्छी तरह से इंप्रूव करो, करेक्ट सिस्टम प्रॉब्लम्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स क्वालिटी, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट गाइस? डन। सो दैट इज अबाउट योर डेमिंग। और फिर उसने बताए अपने फेमस द डेमिंग 14 पॉइंट्स। उसने बोला कि ट्राई टू यूज दीज पॉइंट्स इन योर बिजनेस टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। सबसे पहला उसने बोला, क्रिएट अ कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। शॉर्ट टर्म ग्रोथ के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पीछे भागो, तब जाके तरक्की मिलेगी। क्या होता है, कई बार अपन लोग पढ़ाई में सोचते हैं चलना छोड़ना, ये ऑप्शन में छोड़ देता हूं, आया तो गया,
और नहीं आया तो निकल जाऊंगा, नहीं, ऐसा शॉर्ट टर्म फोकस नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म हर चीज पढ़ के जानी है, ठीक है ना, या नहीं तो कहीं और काम आ जाएगी, कहीं और नहीं तो कहीं और काम आ जाएगी। सो योर थॉट प्रोसेस शुड ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म, बट लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो पब्लिक डालना ही नहीं चाहता है आज की तारीख में। तो क्या बोले अभी, सो जापानीज ने पुटअप किया, उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा, उन्होंने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा, उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा और फिर इतना अच्छा कर पाए। सो क्रिएट अ कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। हाँ, कोई भी नया अगर सिस्टम आ रहा है, नया चेंज आ रहा है, सो एवरीबॉडी शुड बी एबल टू अडॉप्ट टू इट, मैनेजमेंट शुड ऑल्सो अडॉप्ट, ठीक है ना, एवरीबॉडी हैज टू अडॉप्ट। देन स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस। यार वो तो अलग ही लेवल का चीज बोल दिया उसने, उसने बोला इंस्पेक्शन करवाओ ही मत। आप क्या करोगे, कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करवाओगे। क्यों इंस्पेक्शन करवाओगे, देखने के लिए कि प्रोडक्ट बराबर बनाए कि नहीं। सही है, ये अपना जनरल थिंकिंग है, ये लोग का थिंकिंग ही अलग है, डेमिंग का थिंकिंग ही अलग है। बोलता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम्हारे को इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बाय डिफॉल्ट ही तुम्हारा प्रोसेस, प्रिवेंशन, अप्रेजल, बिफोर प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, सब सिस्टम इतना अच्छा रखो कि तुम्हारे को आउटपुट बाय डिफॉल्ट सही आएगा, इंस्पेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोलता हूं। समझ रहे हो। सो स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन, यूज अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। से अभी अगर मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें मेरे को प्लास्टिक चाहिए, बॉडी के लिए भी प्लास्टिक चाहिए, निब के लिए भी, अभी कहीं और से प्लास्टिक मंगा रहा हूँ, दूसरा कहीं और से प्लास्टिक मंगा रहा हूँ, सो देयर विल बी वेरिएशंस, ठीक है ना। आज कोई और सप्लायर, कल कोई और सप्लायर, तो सेम प्रोडक्ट के अंदर भी वेरिएशन आएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो वो बोलता है एक ही सप्लायर के ऊपर टिके रहो, वन सप्लायर, और ऐसा सप्लायर जो जीरो डिफेक्ट रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं। सो यूज अ सिंगल सप्लायर, stop depending on inspections, adopt new philosophy, create a constant purpose towards improvement, improve constantly and forever, ठीक है ना। यूज द ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए अपने जो भी वर्कर्स है उनका। इंस्टीट्यूट लीडरशिप, प्रोवाइड देम अ लीडरशिप पोजीशन, एंड उनके पास से कुछ अच्छे लेवल का काम करवाओ, किसके पास से, एम्प्लॉय के पास से, दे विल फील वैल्यूड। नेक्स्ट, एलिमिनेट फियर, डर नहीं होना चाहिए यार, ठीक है ना, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसे करूंगा तो क्या होगा। एम्प्लॉयज शुड फील एम्पावर्ड टू डू बेटर थिंग्स। क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, क्रिकेट का फॉलोअर हूँ, इसके लिए कई बार बोलते हैं ना कि यार अगर आप एक फ्री हैंड दो कि भाई जा तू खेल, एकदम तेरे को जैसे खेलना है वैसा, तो एक बेटर परफॉर्मेंस आएगा। और अगर प्रेशर में रखोगे, नहीं नहीं मुझे 6 बॉल में 60 रन चाहिए, 6 ओवर में 60 रन चाहिए ही चाहिए, बस कैसे भी करके लाके दे, तो ना प्रेशर हो जाओगे। आप लोग के साथ भी ऐसे ही, अगर आप लोग को बोल दिया जाए नहीं मेरे को भाई इतना ऐसा ऐसा चाहिए ही चाहिए, तो प्रेशर में सही चीज नहीं हो पाएगा। बट आपको बोला यार अच्छा काम करके दो, फिर ऑटोमेटिकली यू विल बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, आप अच्छा काम करके दोगे। तो एलिमिनेट फियर, डर नहीं होना चाहिए। प्रिवेंट वर्कर्स इन एक्टिंग फ्रॉम एक्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट इंटरेस्ट, उनको करने दो काम, अच्छे अच्छा करेंगे फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सो कई बार एक सीए फर्म में होता है, द आर्टिकल क्लर्क कैन नॉट टॉक टू द प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली कम्युनिकेबल, बिकॉज समझो मैं कहीं पे ऑडिट करके आया हूं और मैं अपने प्रिंसिपल से बात ही नहीं कर सकता, तो ये तो प्रॉब्लम का काम है। बिकॉज मैंने तो चलो काम कर दिया, अब सही है नहीं है, मेरे को कोई क्वेरी डिस्कस करनी है, और अगर मैं मेरे सीनियर से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर कैसे चलेगा दीदी। सो ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना, मतलब डिपार्टमेंट के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, आप बिंदास बात कर सकते हैं, कोई इशू है डिस्कस कर सकते हैं। गेट रीड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स एंड इंप्रूव प्रोसेसेस। हाँ मतलब देखो क्या होता है, गेट रीड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स, या आप उसको ऐसे भी पुटअप कर सकते हैं कि गेट प्रॉपर स्लोगन्स, यानी कहीं पे प्लेकार्ड्स ऐसे आप लगा सकते हो दैट आपका टाइमिंग कि भाई द ऑफिस स्टार्ट्स एट 9 AM शार्प, इट विल एंड एट 6 PM शार्प। सो ऐसा टाइम टू टाइम चीजें होनी चाहिए, आप कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए स्लोगन्स कि भाई क्या कंपनी का कल्चर है, क्या वो कहना चाहते हैं, वो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड विजिबल टू ऑल दी एम्प्लॉयज। ये थोड़ा पुराने टाइम का पॉइंट है, क्योंकि वो टाइम पे फैक्ट्री के बाहर वो सब चीजें ऐसी लगाई जाती थी। आजकल तो ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, राइट। सो ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू आपको कंपनी का कल्चर और ये सब के बारे में बता दिया जाता है, बट पहले ऐसे फैक्ट्री के बाहर लगाया जाता था। सो अनक्लियर स्लोगन्स नहीं होना चाहिए वहां पे।
एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर ऐसा मैं आपको बोलूं 1 घंटे में मुझे 20 यूनिट बना के चाहिए ही चाहिए, वरना तेरा जॉब गया। अब आप क्या करोगे, वो 20 यूनिट बनाने के चक्कर में 20 यूनिट बनाने के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। अब बोलोगे नहीं नहीं 20 यूनिट कैसे भी बना के देना है, अरे पर क्वालिटी नहीं नहीं छोड़ना, 20 यूनिट कैसे भी बना के देना है, उस चक्कर में यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्शन टारगेट्स रिड्यूस क्वालिटी। रिमूव बैरियर्स टू प्राइड वर्कमैनशिप, मतलब अगर अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक अभी मैं आपको बता दूं, मार्क जकरबर्ग फेसबुक का जो ओनर है, उसका कोई अलग केबिन ही नहीं है, उसका क्यूबिकल और बाकी जो एम्प्लॉयज है उनका क्यूबिकल सब साथ में ही है। सो बहुत ज्यादा हायरार्कीज नहीं होना चाहिए, पीपल शुड बी एबल टू टॉक टू ईच अदर फ्रीली and implement education and self improvement, always should be implemented and make transformation everyone's job, सब लोग को इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा, तब भी डेमिंग्स का जो क्वालिटी का पॉइंट्स है will be implemented in the correct manner possible. So these are about the Deming 14 points. I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, अब एक बार अपन लोग साथ में रीड कर लेते हैं सो दैट दिमाग में फिट होते जाएगा। पहला, क्रिएट कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म छोड़ो लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करो। न्यू फिलोसॉफी, कोई नया चीज आ रहा है, बी रेडी टू अडॉप्ट टू दोज न्यू फिलोसॉफी। जैसे मैंने जब पढ़ाना चालू किया था तो हम लोग का टिपिकल क्लासरूम का एक बोर्ड होता था, वो बोर्ड पे हम लोग लिखते थे और उस हिसाब से चीजें चलती थी। अब चीजें चेंज होती गई, अब टेक्नोलॉजी आ गया, सो नाउ वी आर टीचिंग यू थ्रू दीज वीडियो लेक्चर्स। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शन, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, इंस्पेक्शन के ऊपर आपको डिपेंडेंट ही नहीं रहना, इंस्पेक्शन करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा आएगा कि मुझे इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं। सिंगल सप्लायर रखो सो दैट वेरिएशन ना हो। इंप्रूव कॉन्स्टेंटली फोकस यही रहना चाहिए कैसे इंप्रूव करूं, बार बार लगातार। यूज ट्रेनिंग ऑन द जॉब, इंस्टीट्यूट लीडरशिप ट्रेनिंग अपने आप का करवाते रहो फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग। आज मेरे को भी से कोई नया चीज आया, जीएसटी आया, चैट जीपीटी आया, मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने जीएसटी का चैट जीपीटी का ट्रेनिंग लिया एंड दैट्स हाउ आई वर्क फॉर इट। एलिमिनेट फियर, प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम एक्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट इंटरेस्ट। फिर ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, ठीक है, इंप्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब। तो ये सब चीजें जब ज्वाइन होके बनेगी ना, दैट इज वेयर द डेमिंग्स 14 पॉइंट्स विल वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू द बेस्ट लेवल पॉसिबल। इसमें से कुछ चीजें जो अगर आपको ध्यान में रखनी है वो ये वाली है जो आ सकती है आपके एमसीक्यू में। education self improvement, transformation everyone job, eliminate management by objectives, break down barriers between departments, eliminate fear by talking to the various department, fuel new philosophy adopt करना है, stop depending on inspections, single supplier के लिए don't keep a single supplier, improve constantly, training होना चाहिए, leadership levels दे दो, unclear slogans नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी अपने हो गए बार बार, सो आई थिंक अब दिमाग में रह जाएगा। फिर इसी हमारे डेमिंग ने, इसको शीवर्ट साइकिल भी बोलते हैं, डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं, पीडीसीए साइकिल भी बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। क्या आप लोग आपकी पढ़ाई के लिए ये पीडीसीए साइकिल यूज करते हो? अगर नहीं तो डेफिनेटली यूज करो। अच्छा, एमसीक्यू के लिए फुल फॉर्म प्लान डू चेक एक्ट आ सकता है। फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, आपको स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था। अब आपको इधर एग्जांपल ध्यान में रखना है एग्जाम्स का। एग्जाम्स के लिए पहले क्या करोगे आप करोगे सबसे पहले प्लानिंग, कितने आवर्स में कितना कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने डेज देने हैं मेरे को, ऑल ऑफ दैट सो इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। फिर डू, फिर चेक और फिर एक्ट के बराबर है कि नहीं। तो अभी देखो मैंने प्लान किया कि मैं आने वाले 10 दिन के लिए से डायरेक्ट टैक्स पढ़ूंगा, सो वो मेरा प्लानिंग हुआ।
अब मैं क्या एक्चुअली पढ़ रहा हूँ क्या, तो मेरे को वो बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 10 दिन में अगर मेरे को डीटी कंप्लीट करना है तो मेरे को आज पीजीबीपी करना पड़ेगा, कल कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करना पड़ेगा, आज मेरे को पीजीबीपी करने के लिए 10 आवर्स है, पीजीबी जी सीजी कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए मेरे पास 8 आवर्स है। तो वेदर आई एम इंप्लीमेंटिंग डूइंग व्हाट आई हैव प्लान, डू इंप्लीमेंट द प्रोसेस प्लान। फिर अपना एक टेस्ट दे देने का कि भाई ये 10 दिन में मेरा पूरा डीटी हो गया, चलो मैं डीटी का एक टेस्ट दे देता हूं। मैंने जैसे ही वो टेस्ट दिया, चेक द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू प्रोसेस। अगर मेरा चेकिंग भी हो गया है, नाउ इज द टाइम टू एक्ट एंड टेक करेक्टिव एक्शन। नाउ इज द टाइम टू एक्ट एंड टेक करेक्टिव एक्शन। समझ में आ गया? सो प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लानिंग करो। क्या क्या चीज का प्लानिंग करोगे आप? Yes, you will ensure that you are planning for your studies. Execute करो उसको, काम करो उस चीज से रिलेटेड, इंप्लीमेंट द प्रोसेस प्लान, चेक, टेस्ट दो। समझ रहे हो? तो ये देखो, इधर डीटी का प्लान बनाया, फिर इधर करो चैप्टर वाइज आप लोग बराबर कर रहे हो कि नहीं, चेक, अपने को एक टेस्ट देना है, बराबर है, एंड एक्ट, टेक करेक्टिव एक्शन। सो अभी अगर टेस्ट में अगर कम मार्क्स आया है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे चीजों को सही करना है, इज योर एक्ट। PDCA cycle. Got it everybody? Done. So this is about your Deming's 14 points and PDCA cycle. अब आ रहे हैं अपन लोग ऑलमोस्ट लास्ट एस्पेक्ट ऑफ TQM के ऊपर, विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM. So 6 C's भी हो गया अपना। फिर अपन लोग ने किया Deming's 14 पॉइंट्स, तो ये भी अब अपने को क्लियर है। And then we did PDCA, plan, do, check, act cycle. Plan, do, check, act, and that is how my system works. अब आ जाते हैं अपन लोग अपने लास्ट एस्पेक्ट पे, as I told you, which is called as implementation of TQM. देखो यार, सिस्टम सही चल रहा है, TQM अपने को इंप्लीमेंट करना है, ये तो खाली हार्डकोर जस्ट रीडिंग वाला थियोरी है। सो इट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन. First step involves collecting data and ensuring that the data is implemented properly. Should be delayed until the organization is in a state where TQM is likely to succeed. देखो, जब TQM इंप्लीमेंट करने वाले हो ना, तब फिर बैकआउट नहीं करना है, उसके बाद में उसके अंदर पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है। हाँ, समझ रहे हो? से फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कल से मैं 10 घंटा पढ़ाई करूंगा और 3 दिन बाद वेकेशन पे जा रहा हूँ, तो भाई उससे अच्छा तू रहने ही देना यार। TQM इंप्लीमेंट करके फिर बैकआउट करके मतलब नहीं है। सो यू शुड बी डिलेड अंटिल ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्टेट वेयर TQM इज लाइकली टू सक्सीड। तो जब आप श्योर हो कि हाँ भाई अब सही हो जाएगा, तब आप TQM इंप्लीमेंट कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे अनस्टेबल फंडिंग बेस, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, पुअर एम्प्लॉय मोरल, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फोकस रहना चाहिए, वी शुड बी एबल टू इंप्लीमेंट। TQM वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट अगर इफ देयर इज अ अनस्टेबल फंडिंग बेस, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मैनेजरियल स्किल नहीं है, पुअर एम्प्लॉय मोरल है, तो TQM कभी आ ही नहीं पाएगा। कैसे करोगे तुम? अगर पुअर एम्प्लॉय मोरल है और तुमको तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सबको इन्वॉल्व करके चलना है, इट विल नेवर बी एबल, यू विल नेवर बी एबल टू इंप्लीमेंट। TQM would not be appropriate. A management audit helps in identifying the current levels of organization functioning and areas in need of change. तो आप TQM implement करने के पहले एक मैनेजमेंट ऑडिट करवा लो, चेक करवा लो कि भाई systems are in place or not, employee morale is there properly, you are whether eligible to put yourself in the level of TQM or not. Done. So this is about your implementation of TQM. एंड फाइनली अब आ रहे हैं अपन लोग इसके लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर, विच इज द क्रिटिसिजम्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। अल्ब्रेक्ट ज़ैम्के, कार्लसन, याद नहीं रखना है आपको। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो मतलब देखो, मेरे को तो ये क्रिटिसिज्म कोई बहुत ज्यादा वैलिड नहीं लगते, बट उन्होंने बोला है वी विल टेक इट। कभी कुछ पूछ लिया उसने MCQ में तो अपने को पता होना चाहिए, दैट्स द होल रीजन। अब सुनो, पहला, फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड इलमेजरेबल आउटकम। देखो, TQM बोलता है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको डॉक्यूमेंट करो। गलत क्या है उसमें? मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में बोला था TQM के कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको भी ये चीजें फॉलो करवानी है, तो वो फॉलो कब कर पाएगा? जब उसके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होगा तभी ना। तो सो व्हाट,
अब जब बिग फोर में काम करने को जाओगे एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड विच इज गुड। मैंने जेपी मॉर्गन जब ज्वाइन किया था तो मैं जिसको रिप्लेस किया, जिस बंदे को, वो जो भी काम करता था वो सब डॉक्यूमेंटेड था। आई वेंट थ्रू इट एंड इट वाज इजी फॉर मी टू वर्क देयर। वैसा एम्फोसिस ऑन क्वालिटी अश्योरेंस रादर देन इंप्रूवमेंट। सो फोकस ऑन, बहुत ज्यादा फोकस क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर है, इंप्रूवमेंट के ऊपर नहीं है। बस क्वालिटी लेकर आओ, अरे तो इंप्रूव करते करते आएगी ना क्वालिटी यार। An internal focus and that is at odds with alleged customer orientation. So उनका मानना है कि कस्टमर के ऊपर फोकस कम है, इंटरनल एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस ज्यादा है। बट अगेन दैट इज ऑल्सो गुड। अगर इंटरनली एम्प्लॉयज को अपन लोग अच्छा ट्रेनिंग देंगे तो कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा यार, राइट। एनीवेज, सो दे हैव क्रिटिसाइज्ड इट इन दैट वे कि भाई फोकस मोर इज ऑन डॉक्यूमेंटेशन, quality assurance instead of improvement and internal improvement, which according to me is good। ठीक है, फिर उसने बोला कि सुनो भाई देखो, तो ये तुम्हारे नेगेटिव्स है, क्रिटिसिज्म है, हम तुमको सही चीज बताएंगे। तो क्या है सही चीज? सही चीज है कस्टमर फोकस विद एन एम्फोसिस ऑन TEI। एक नया कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया कार्लसन ने, क्या? टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय को अच्छी तरह से इन्वॉल्व करो, उसका मोरल अच्छा रखो, इंश्योर दैट ही इज टोटली कमिटेड टू हिज वर्क, लॉयल टू द विजन ऑफ द कंपनी थ्रू परसूट ऑफ टफ विजिबल गोल्स, recognition of satisfied customers and motivated employees as the true assets of the company। कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहो वो लोग को, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स वर्कफोर्स है, तो सेल्स वर्कफोर्स को कई बार कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, दैट इज देयर मोटिवेशन। ये आजकल जो आपके इतने सारे एप्स आते हैं, एप्स पे एक फीडबैक लिया जाता है, 4 स्टार दो, 5 स्टार दो, दैट कैन एक्ट एज अ मोटिवेशन। सो आपके अलग अलग तरीके, बट कीप ऑन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। कौन से एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो? जिसके कस्टमर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो आजकल तो अपन लोग देखते ही है, ये ओला, उबर और जोमैटो और स्विगी और डंजो और ये सब के जो एम्प्लॉइज आते हैं, आपको बोलते हैं रेटिंग दे देना, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो उससे वो लोग को अच्छा अपग्रेड ऑफ पे स्केल मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है। Delegation of decision making to the point of responsibility by eliminating hierarchical tiers of authority to allow direct and speedy response to customer needs। मतलब अगर कोई आर्टिकल क्लर्क गया है कहां पे काम करने के लिए और उसने पूरा ऑडिट और स्क्रूटिनी किया है, लेट हिम टेक द डिसीजंस विद द क्लाइंट, लेट हिम डिस्कस इट विद द क्लाइंट डायरेक्टली। बहुत ज्यादा हायरार्की मत करो कि भाई इसने काम किया है, फिर ये सीनियर को बताएगा, फिर सीनियर पार्टनर को बताएगा, फिर पार्टनर डिस्कस करेगा। अरे काम इसने किया है और डिस्कशन पार्टनर कर रहा है, बीच में तो सब चीजें लॉस्ट हो जाएगी। ऐसा मत करो, डेलीगेट कर दो अपना अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट होता है जहां पे एवरी डिसीजन इज विद द टॉप अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन वेयर द डिसीजन मेकिंग इज एट द डिफरेंट लेवल्स। सो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। सो यहां पे अपन लोग लिख लेते हैं भाई, क्या पहले तो क्या क्रिटिसिज्म है, तो 3 क्रिटिसिज्म है और फिर उसको कैसे इंप्रूव किया गया, वो तीनों चीजें भी लिख लेते हैं। देखो ये नोट्स जो है आपको एक बार रिवाइज करते जाना है, सो दैट आपके दिमाग में सेट होते जाएगा एग्जाम के पहले, राइट। सो क्या है मेरे 3 क्रिटिसिज्म? फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन। फिर दूसरा क्या बोलता है वो लोग? फोकस मोर ऑन क्वालिटी एश्योरेंस रादर देन इंप्रूवमेंट। सो क्वालिटी assurance। फिर थर्ड, internal focus that is at odds with alleged customer orientation। so TQM implementations का एक और प्रॉब्लम है कि मोर फोकस इज ऑन इंटरनल थिंग्स, सो इंटरनल फोकस ज्यादा है। इसको इंप्रूव करने के लिए कार्लसन ने क्या सजेस्ट किया? TEI, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। पहला, लॉयल्टी टू द विजन ऑफ द कंपनी थ्रू परसूट ऑफ टफ विजिबल गोल्स। सो लॉयल्टी, एम्प्लॉय लॉयल्टी मैं इधर लिख लेता हूं भाई। सो फोकस इज ऑन एम्प्लॉय लॉयल्टी। ओके, देन सेकेंड,
सेटिस्फाइड कस्टमर एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, बहुत सही कॉम्बिनेशन है, सेटिस्फाइड कस्टमर एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ताकि स्पीड हो जाए काम में, एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एक तो होना चाहिए डेलीगेशन, दूसरा होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। बस ये सब मिला के बनता है मेरा TEI, टोटल एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट। गॉट इट? डन। यस सर, डन 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 डन। Okay. Albrecht suggested that TQM may not be appropriate for service based industry। सीधी सी बात है, जो हमारा TQM बना था वो टाइम पे बना था जब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही पूरा फोकस था। आज दुनिया सर्विस ओरिएंटेड पे आ गई है, तब तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ही था ना अपना सिस्टम पूरा। सो यस यू आर राइट, सर्विस बेस्ड के ऊपर नहीं है वो। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस इग्नोर्स द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। recommends a move towards TQS, total quality service, which is more customer oriented and creates an environment to promote enthusiasm and commitment। ठीक है, वो बोल रहा है भाई ये सब करते करते अपने को जाना चाहिए कहां पे, टुवर्ड्स TQS, टोटल क्वालिटी सर्विस। तो और एक वर्ड है TQS याद रखने का, अगर पूछ लिया तो, कि TQS क्या होता है, इट इज टोटल क्वालिटी सर्विस। गॉट इट? Also, poor service is associated with sloppy procedures, errors, inaccuracies, poor coordination, all of which present improvement opportunities that can be achieved through tighter controls। Done। Okay, next है अपना quality management program। ये खाली एक example है, this is not important from exam point of view, but अपने को example आइडिया होना चाहिए भाई क्या होता है, इतना TQM से रिलेटेड है तो क्या होता है मार्केट में, इसका इससे रिलेटेड अवार्ड्स मिलते हैं। इंडिया में टाटा को मिला हुआ ये अवार्ड, एंड दैट्स हाउ इट इज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट टॉपिक जो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का लिए अभी अपना थियोरी वाला पार्ट इधर ही कंप्लीट एज यूजुअल। तो अपना थियोरी के बाद अपन करेंगे कुछ प्रैक्टिकल और फिर करेंगे कुछ MCQs। क्या बोलते हो? डन। चलो, सो टुडेज कस्टमर डिमांड एंड एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी, बट ऑब्वियस चाहिए ही चाहिए। कंपनीज दैट डू नॉट मेक अ क्वालिटी प्रोबेबिलिटी रिस्क लॉन्ग रन सर्वाइवल, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे बाहर मार्केट से। वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन जैसे जनरल इलेक्ट्रिक एंड मोटरोला एट्रीब्यूट द सक्सेस टू हैविंग वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बोलते हैं दैट वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज 6 सिग्मा, where defect is reduced to 3.4 parts per million। चैप्टर 3 में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बता दूं। इसमें ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक बेल्ट 6 सिग्मा। द फुल टाइम जॉब ऑफ ब्लैक बेल्ट इज टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम्स। फिर एक और मॉलकम ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड होता है। Both GE and Motorola have had the primary goal of achieving total customer satisfaction. To this end, efforts of these organizations have included eliminating almost all defects from product processes and transactions. Both companies consider quality to be the critical factor, resulting in significant increase in sales and market share, as well as cost saving using TQM and Six Sigma। अब TQM तो पता चल गया, Six Sigma जब आएगा तब देख लेंगे, बट खाली एक रीड है, इग्नोर कर लेना इसको, नहीं भी पढ़ा तो चलेगा। एनीवे, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो कल अपन लोग का बात हुआ था भाई COQ क्या है वो पता हो गया, अब अपने को आज पता चल गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM के कुछ फीचर्स है वो अपने को यहाँ पे पता चल गए। फिर 6 C's ऑफ TQM अपने को यहाँ पे पता चला है। क्या 6 C's है? कमिटमेंट, कल्चर, कोऑपरेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। डेमिंग 14 पॉइंट्स ध्यान में है। PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, क्रिटिसिज्म, उसको इंप्रूव करने के लिए टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, और आज की तारीख में यूज करना चाहिए टोटल क्वालिटी सर्विसेज। गॉट इट एवरीबॉडी? डन। चलो, अब थ्योरी के बाद अपन लोग चलेंगे अभी MCQ के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल कराया था, बट मैं अभी MCQ करवा देता हूं। तो एक बार अपना MCQ हो जाएगा, थ्योरी के बाद MCQ कंप्लीट हो जाएगा मेरा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल सम्स भी करवा लूंगा। क्यों MCQ करवा रहा हूं? क्योंकि इससे रिलेटेड MCQs कम है, लिमिटेड है, तो फटाफट बेसिकली अपना हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट।
एवरीबॉडी ओपन 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 दिस। कल 28 तक अपन लोग ने कर लिया था, तो उसके आगे का अब अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओपन द एस के एमसीक्यूज। एस के एमसीक्यूज आप लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। चल, सो अकॉर्डिंग टू डेमिंग, डेमिंग भाई हीरो है अपना, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू डेमिंग, हायर क्वालिटी results in higher cost, never. Leads to cost savings, yes. Increases profitability, doesn't impact cost, nahi. Leads to cost savings. What are examples of prevention costs that are there? Scrap and rework नहीं, ये तो internal failure का है. Packaging inspection ये तो अपना अप्रेजल का है. रिटर्न्स एंड अलाउंसेस एक्सटर्नल फेलियर का है. क्वालिटी ऑडिट्स 29 को उधर टिक कर दो. नेक्स्ट, 6 C's ऑफ TQM इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कमिटमेंट है, कल्चर है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, क्रिएटिविटी नहीं है. जो नहीं है उसको टिक मारा. वाह वाह. चलो नेक्स्ट, 31. TQM focuses on meeting shareholders needs, meeting customer needs, reducing employee involvement, increasing production cost, meeting customer needs. कस्टमर के ऊपर ही फोकस है भाई TQM का. तो what does PDCA cycle stand for in TQM? प्लान, डू, कंट्रोल, एनालाइज नहीं. परफॉर्म, डेवलप, चेक नहीं. ये रहा प्लान, डू, चेक, एक्ट. ये देखो अभी सब अभी किया हुआ है ना, इसके लिए इजी लग रहा है. जब एग्जाम के सामने आएगा ना तो चारों ऑप्शन सेम ही लगने वाले हैं. ध्यान रखना, थोड़ा ग्रिप रखना. अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व्ड इन TQM इम्प्लीमेंटेशन? सो क्या क्या है? इट डिले इम्प्लीमेंटेशन until organizational problems are resolved. Okay. Implement TQM regardless of organizational issues. No. Focus only on customer needs. No. Skip the management audit process. No. Delay implementation until organizational problems are involved. So 33 का A. 33 का A. Next, 34. Critics of TQM have pointed out. क्या point out किया है हमारे critics of TQM ने? Let's see. Customer centric, over emphasis on quality assurance. 34B. 34B. नेक्स्ट, हो सकता है एक दो मिस्टेक हुई. 33A है, शायद पीछे तुम लोग का 33B है. ध्यान रखना, ये 33A है. तुम लोग को कभी कोई ऐसा मिस्टेक दिखे तो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर ये होना चाहिए था, तो आई जस्ट इंप्रूव इट इन द नेक्स्ट. ठीक है, हो सकता है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. ओके, अभी मैंने कुछ जो मार्क किए खाली वही वाले करने अपने को, बाकी सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो अपन कल करेंगे. PDCA cycle is also known as Six Sigma wheel, नहीं, Deming wheel. हाँ, it is called as Deming wheel. नेक्स्ट, जो मैंने मार्क किया हुए देखना, तो 42 पे आ जाओ. What does iceberg model represent in the context of cost of quality? Only a minority costs are obvious, majority are hidden. Okay, yes. Many costs are visible, only few are hidden. नहीं, majority are hidden. 42B. Okay, 43 क्वेश्चन पे आ जाओ. 43 पे, what does Deming 14 point methodology emphasize? Short term over long term? Never. Dependence on inspection? Never. Fear as a productive management tool? Never. Continuous improvement and customer focus? Always. What is the main emphasis of 6C of TQM? Reducing employee involvement, continuous improvement at all levels. Yes. Done. So I think इस अभी तक जो अपना TQM का जो पार्ट हुआ है उतना तक का यही है. So approximately 10 to 12 MCQ solves today as well. So आज का अपना कंटेंट थ्योरी वाला हो गया, आज का अपना कंटेंट MCQ वाला हो गया. अब अपन लोग चलेंगे टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. तो अब अपन लोग ओपन करेंगे अपना प्रैक्टिकल बुक. सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था, और अब उसके बाद आगे का चीज वी विल स्टार्ट. ओपन द प्रैक्टिकल बुक नाउ. चलो एक बार अपना ये ओपन करके फर्स्ट सेकंड हो गया है, तो अब आगे बढ़ेंगे अपन. थर्ड इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. कल के बाद थर्ड और फोर्थ कर पाएंगे अपन. अभी आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. ठीक है, चलो मैनेजेबल सम, मजा आएगा करने में. चलो, सो वी विल स्टार्ट. एवरीबॉडी प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 6, साथ में इसको सॉल्व करेंगे.
and let's do it. The CEO of P Limited is concerned with the amounts of resources currently spent on customers' warranty claims. Each box of its product is printed with a logo, satisfaction guaranteed or money back. P Limited is having difficulty competing with X Limited because it does not have the reputation for high quality that X Limited enjoys. Oh, so P Limited का competitor X Limited. Since the warranty claims are so high, the CEO of P Limited would like to evaluate what costs are being incurred to ensure that quality of the product is maintained. Following information is collected from various departments within the company: warranty claims, employee training costs, rework, lost profits from lost customers due to impaired reputation, cost of rejected units, sales return processing, and testing. Okay, for the year 23-24, the CEO is considering spending the following amount on new quality program. तो फिलहाल उसके ये कॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे अब सीईओ को लग रहा है कि यार एक नया क्वालिटी प्रोग्राम डालता हूं जहां पे मैं प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट अपने बढ़ा दूंगा. तो उसमें मैं क्या क्या देखूंगा: इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल, re-engineer the production process to improve product quality, supplier screening and certification, preventive maintenance on plant equipment. अब ये सब मैं क्यों खर्चे कर रहा हूं? प्रिवेंशन एंड अप्रेजल खर्चे क्यों करते हैं? करेक्ट, ताकि मेरे जो इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर है वो कम हो जाए. P Limited expects the new quality program to save cost by the following amounts: reduction in lost profits from lost sales due to impaired reputation 8 lakh. wow, तो लॉस्ट प्रॉफिट्स था 8,10,000, अब मेरा रिडक्शन उसमें कितना हो जाएगा 8 लाख का, मतलब खाली 10,000 बचेगा उतना खर्चा. वाओ. Reduction in rework cost 2,50,000, reduction in warranty 325, reduction in sales return processing 1,50,000. Right, done. Prepare a cost quality statement for the year 22-23 showing percentage of total cost of quality incurred in each cost category. Prepare a cost benefit analysis of the new quality program showing how the quality initiative will affect each cost category. State how the manager trade-offs among the 4 categories of quality costs. So काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अपने को परसेंटेज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट फाइंड आउट करना है. सो वी विल बी एबल टू डू इट. तो सबसे पहले तो 22-23 का अपने को एक कॉस्ट क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना है, राइट. तो ये रहा मेरा वो कॉस्ट क्वालिटी स्टेटमेंट. इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, कौन सा कॉस्ट है. चलो अब प्लीज तुम लोग मेरी हेल्प करो बताने में कि कौन सा कॉस्ट कौन से कैटेगरी में जाएगा. 22-23 का कॉस्ट कौन से कैटेगरी में जाएगा? वारंटी क्लेम्स, करेक्ट. EFC, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, डन. एम्प्लॉय ट्रेनिंग, देखो एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर का तो नहीं, अप्रेजल का और प्रिवेंशन का. एम्प्लॉय ट्रेनिंग में कहना इसे पहले ही दे दूंगा ताकि गुड्स अच्छे बने, करेक्ट. सो मैं इधर लिख देता हूं प्रिवेंशन कॉस्ट. रिवर्क, इंटरनल फेलियर कॉस्ट. लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम लॉस्ट कस्टमर्स, ओ हो, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, ये तो बहुत ही बुरी बात है. सो इंटरनल फेलियर कॉस्ट. देखो क्या होगा, गुड्स बनने के बाद मैं उसको इंस्पेक्शन करूंगा, इंस्पेक्शन पे मुझे दिख जाएगा ओ ये तो यूनिट्स खराब है, रिजेक्टेड है, इसको फेंक दो, बराबर है, फेंक दो या उसको ठीक करो. तो ठीक करवाने का कॉस्ट है. तो जो यूनिट रिजेक्ट हो गया था उसको ठीक करवा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स. सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, सेल्स रिटर्न, भाई कहीं पे भी सेल्स वर्ड आ गया तो एक्सटर्नल फेलियर, मतलब कस्टमर के पास बात पहुंच चुकी है. एंड लास्ट इज टेस्टिंग. टेस्टिंग अपन लोग करेंगे अप्रेजल में. सो ये हो गया मेरा डिवीजन. अब इसको थोड़ा सा एक बार मैं को प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन सा परसेंटेज कौन सा है. मैं आपको बताता हूं इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में MCQ क्या बन के आता है वो मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट में. अभी खाली मेरे साथ बने रहिए और सॉल्व कीजिए. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाओ. अपने को बताना है स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट एज अ परसेंटेज. सो वी विल राइट हियर स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट. फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं अपन. स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट. चलो आ जाओ. तो सबसे पहले क्या क्या खर्चे हुए हैं वो अपने को देखने पड़ेंगे.
तो वेट मैं बताता हूँ, इसको 4 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। लॉजिकली अगर आप देखो तो प्रिवेंशन का एक ही, अप्रेजल का एक ही है, ईएफसी के 1 2 3 है और आईएफसी के 2 है, ठीक है। सो उससे क्या अपने को आइडिया आता है कि भाई चलो प्रिवेंशन का एक ही है तो उसके लिए कम जगह छोड़ेंगे, अप्रेजल का भी एक ही है तो उसके लिए कम जगह छोड़ेंगे, इंटरनल फेलियर कॉस्ट के 2 है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली जगह छोड़ेंगे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के 3 है तो उसके लिए ये जगह छोड़ेंगे, राइट डन। अब क्या क्या मेरे कॉस्ट इंकर्ड है, परसेंटेज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट देखना पड़ेगा अपने को, रुक जाओ, देखना पड़ेगा अपने को कॉस्ट इंकर्ड इंडिविजुअली एंड टोटल मेरा कितना कॉस्ट इंकर हुआ है, मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब, एंड फिर इधर मेरे को पता चलेगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड। चलो आ जाओ, सबसे पहला प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का देखो क्या है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट 1,20,000, सो एम्प्लॉय ट्रेनिंग 1,20,000। अब प्रिवेंशन का टोटल कॉस्ट भी वही है 1,20,000, ठीक है कोई बात नहीं, होता है उसमें क्या हो गया। फिर अप्रेजल आ गया मेरा, ये हो गया, ये अप्रेजल टेस्टिंग 1,70,000, तो इधर अपन लोग लिख लेंगे टेस्टिंग 1,70,000, ठीक है ना। तुम लोग बोलोगे सर हमको लिखना है कि हमको आराम करना है, आप बस लिखते जाओ, भाई तुम लोग नसीब लेकर आए हो, सर से लिखवा रहे हो, खुद आराम कर रहे हो, डोंट डू दैट। एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आएंगे ना तो प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बता रहा हूं। फिर रहता है आईएफसी, तो रीवर्क है उसमें और कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स है, सो रीवर्क, दूसरा है कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स। अच्छा रीवर्क में क्या क्या है, 3 lakhs, कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स 50,000, so 3 lakh plus 50,000, 3,50,000। एंड देन फिर बाद में आ जाता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इसमें काफी सारा है, क्या क्या है देखो जरा, वारंटी, लॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल्स रिटर्न, वारंटी, लॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल्स रिटर्न। बोलो क्या है वारंटी में, 425, 8,10,000, 175, so 425, then 8,10,000, फाइनली 1,70,000, बराबर है। चलो तीनों का टोटल करो, तीनों का टोटल करो, मेरा कैलकुलेटर किधर है, चलो ठीक है हाथ से ही कर लेंगे तो भी हो जाएगा 12 and 13, सर सेल्स रिटर्न 175 है सर, ओके सो ये हो जाता है 14,10,000, 14,10,000, ठीक है समझ में आ गया इतना। अब इसका परसेंटेज फाइंड करना है और ऐसा ही कुछ आ सकता है एमसीक्यू में, टेल द परसेंटेज ऑफ प्रिवेंशन एज अ टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट देखो कितना आ रहा है, 120, 170, 350, 1410, तो ये आ गया 20,50,000, बराबर है। अब परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट देखो, सो 1,20,000 डिवाइड बाय 20,50,000, तो वो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है दैट हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर प्रिवेंशन कॉस्ट, विच इज 5.85%। फिर 170 डिवाइड बाय 20,50,000, 8.29%। फिर 350
डिवाइड बाय 20,50,000, 17.07%. 14,10,000 divide by 2050, correct, 6.88%. कुछ तो गड़बड़ है, 68.88%, राइट. बस ये रहा आपका सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का. इसमें एमसीक्यू क्या आएगा, सीधा वो पूछ सकता है ईएफसी का बताओ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इंकर्ड. सो आपको पूरा एंड तक सॉल्व करना ही पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. समझा? डन सर. नेक्स्ट, let's come to the second part of the question. Prepare a cost benefit analysis of new quality program showing how the quality initiative will affect each cost category. So अब यहाँ पे मेरा भाई क्वालिटी कॉस्ट की वजह से काफी सारा कॉस्ट कम होने वाला है, बट उसके लिए देखते हैं मेरे को कितना फायदा होगा. तो अब मैं आ जाता हूं मेरे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे मुझे बनाना है, हेलो, मुझे बनाना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जहां पे मुझे बनाना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो देखते हैं क्या है मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यहां पे देखो, ये रहा, ये 4 मेरे को कॉस्ट इंकर करने पड़ेंगे, और ये 4 कॉस्ट के सामने मेरे को नीचे वाला सेविंग्स हो जाएगा. सो आई थिंक चलो इवेल्युएट करते हैं. तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ जाता है पहले वो देखते हैं अपन लोग. तो मेरे को ये 4 कॉस्ट इंकर करने हैं. कौन से है ये 4 कॉस्ट? रिडक्शन इन, ये तो हो रहा है वो, ये रहा, इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल. कैन आई से प्रिवेंशन रिलेटेड कॉस्ट हो गया ये. तो री इंजीनियर द प्रोडक्शन प्रोसेस टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रिवेंशन में भी जा सकते हैं, अप्रेजल में भी जा सकता है. सप्लायर स्क्रीनिंग एंड सर्टिफिकेशन, प्रिवेंशन पहले ही देख लो कैसा है वो, प्रिवेंटिव वर्ड ही यूज कर रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो बात ही खत्म हो गई. तो चलो आओ देखते हैं कि ये 4 चीज से अपने को क्या होगा. इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल कैन बी अ पार्ट ऑफ योर अप्रेजल. चलो मानता हूं, ठीक है. आओ लेट्स स्टार्ट नाउ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो मैं अब अगेन वही अपना टिपिकल वाला फॉर्मेट बनाऊंगा, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का अपना फॉर्मेट बनता है ना बेटा, वही फॉर्मेट में यहाँ पे बनाने वाला हूं, और उसी फॉर्मेट के जरिए से मेरा आंसर आएगा. तो देखो इधर क्या मैं बोलने वाला हूं कि भाई देखो मेरा प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ा. क्या बढ़ा मेरे प्रिवेंशन कॉस्ट में? तो मेरे 4 कॉस्ट, जैसे री इंजीनियर द प्रोडक्शन प्रोसेस 7,50,000, री इंजीनियर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसके लिए मेरा 7,50,000 रुपीज का खर्चा हुआ है इन री इंजीनियरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. फिर बाद में दूसरा और क्या हुआ, सप्लायर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये भी तो मेरा हुआ है. तो सप्लायर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितना है, 30,000 एंड 70,000, राइट. तो टोटल मेरा प्रिवेंटिव में कितना खर्चा हो गया, 8,50,000. प्रिवेंटिव में मेरा कितना खर्चा हो गया, 8,50,000. ओके, उसके बाद प्रिवेंटिव के बाद मैं क्या करूंगा, अप्रेजल कॉस्ट. क्या है मेरा अप्रेजल कॉस्ट, कुछ इंकर हुआ है? हाँ हुआ है. क्या? इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल, 1,20,000 रुपए का इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल 1,20,000. 850 को भी यहां लिख देता हूं, राइट. इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल 1,20,000. डन. फिर नेक्स्ट, अब ये अगर मेरा हो गया तो मैं देखता हूं कि मेरा भी सेविंग्स कितना हुआ, बराबर है. एंड ऑफ द डे मेरे को तो मेरे सेविंग से ही लेना देना है. कॉस्ट कितना इंकर हुआ है मेरा, 9,70,000. 9,70,000 का मेरा खर्चा हुआ है, और सामने मेरा सेविंग्स कितना हुआ है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. काफी सारा सेविंग्स हुआ है मेरा, ये देखो इधर
रिडक्शन इन लॉस्ट प्रॉफिट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम हो गया, एक तो है आईएफसी और नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूं ईएफसी। सो रिडक्शन इन लॉस्ट सेल्स कितना, 8 लाख रुपीज से मेरा कम हुआ है। सीधा जितना कम हुआ है वही मेरा बेनिफिट है, वही इधर मैं लिख दूंगा, राइट। नेक्स्ट, रिडक्शन इन रीवर्क 2,50,000, कैन आई से, ये तो आईएफसी है। सो रिडक्शन इन रीवर्क कितना, 250। सो इधर मैं लिख देता हूं 2,50,000। सुनो ना, ये 9,70,000 इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब सेविंग्स को थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये इधर मैं लिख देता हूं टोटल कॉस्ट इंकर्ड, राइट, ओके। रिडक्शन इन rework 750, then reduction in warranty cost, तो कैन आई से ये मेरा ईएफसी है, रिडक्शन इन वारंटी तो वो आता है 3,25,000, एंड लास्ट रिडक्शन इन सेल्स रिटर्न 1,50,000। तो सेल्स रिटर्न 1,50,000। बोलो कितना मेरा सेविंग्स हुआ है, ये देखो जरा सेविंग्स कितना हुआ है, तो इधर का 250, ऊपर 250, तो 250 प्लस 8 लाख प्लस 325 प्लस 150, टोटल हो जाता है 15,25,000। और सामने खर्चा कितना हुआ है देखो जरा, 9,70,000 का खर्चा हुआ है, कॉस्ट कितना 9,70,000 का। सो टोटल मेरा कितना सेविंग हुआ है देखो जरा, 555। यस, सो नेट बेनिफिट मेरे को यहाँ पे कितना हो रहा है, एग्जाम में सर कैसा क्वेश्चन आएगा, सीधा वो आपको बोलेगा 5,55,000 कैलकुलेट करके दिखाओ, बिकॉज इनिशियल लेक्चर्स है तो मेरे को पूरा डिटेल में मैं तुम लोगों को करके बता रहा हूं, बाकी कुछ कुछ सम्स तो कैलकुलेटर पे भी हो जाएंगे, टाइम आने पे वो भी बताऊंगा, नॉट टू वरी, टाइम आने पे वो भी बताऊंगा। समझ में आ गया। सो कैन आई से ये मेरा इसी से सेकेंड पार्ट हो गया। सो अब अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ आता है तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, एंड ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है ना, ये लोग ने शायद इसमें डाला है मॉडल टेस्ट पेपर में। सो सही है, इंपॉर्टेंट था, कर लिया। स्टेट हाउ द मैनेजर ट्रेड ऑफ बिटवीन द 4 कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। अब इसमें देखो, अब अपने को थियोरी तो है नहीं, एमसीक्यू है, तो इसमें अगर थियोरी वाला होता तो आपको पूरा ज्ञान पेल के आना है। कौन सा ज्ञान देके आना है आपको यहाँ पे, कि भाई मेरे 4 कॉस्ट कितने हैं, तो कल का मेरा जो सेशन था रिलेटेड टू 4 क्वालिटी कॉस्ट, भर भर के इसमें लिख के आओ, भर भर के इसमें लिख के आओ, ये वही चाह रहा है। यस, ये वही चाह रहा है, जितना आप लोग यहाँ पे अभी लिख के आओगे पूरा पूरा वही आपको सब बताना है। प्रिवेंटिव एंड अप्रेजल कॉस्ट के बारे में, जीरो डिफेक्ट करने के बारे में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा, ठीक है ना। सो यही है, बट अगेन नाउ वी डोंट हैव द theoretical answers to be written, so अपन बच गए, अपने को खाली आइडिया होना चाहिए भाई प्रिवेंशन अप्रेजल इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर का, बस उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजें लिखी है which we should know for MCQ purpose and we will be able to solve it। इसी के साथ होता है ये वाला क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट। सो एज डिस्कस, दो 6 क्वेश्चन इज नाउ टोटली डन। चल रहे अभी अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, एवरीबॉडी ओपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाओ सब लोग, कमन 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 फटाफट। आई होप हाँ ये वाला क्लियर हो गया होगा, एकदम मस्त डिटेल में ही करवा दिया तुम लोग को तो। सो क्वेश्चन 6 हो गया होगा, नोट्स है तुम लोग के पास, एक बार गो थ्रू कर लेना, डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। चलो कम टू क्वेश्चन 999। H Automobile Group, focus, camera focus. H Automobile Group is among the top 20 business houses in India. It has been founded in the year 1930 at the height of India's
movement for independence from the Britishers. The group has an illustrious history. H's footprint stretches over a wide range of industries spanning automobiles, two-wheelers manufacturers and three-wheeler manufacturers. H's headquarters is located at Hyderabad. Bike production is one of the segment of H Group. Management of H wants to analyze the following actual information for the month of April. Customer data, customer complaint center cost, equipment testing cost, warranty repair cost, manufacturing rework cost, volume and activity data, bikes requiring manufacturing work, bikes requiring warranty repair, production line equipment testing time, and customer complaints center time. Additional info. Due to the quality issues in the month, the bike production line experienced unproductive downtime, which costs rupees 7,70,000. H carried out review of its existing suppliers to enhance quality levels during the month at a cost of 1,25,000. Prepare a statement showing total quality cost. Advise any two measures to reduce the non-conformance cost. चलो भाई चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट. एक स्टेटमेंट बना लेंगे टोटल क्वालिटी कॉस्ट का. तो इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट सेंटर कॉस्ट. सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करके बताओ दैट ये प्रिवेंशन अप्रेजल इंटरनल फेलियर या एक्सटर्नल फेलियर में जाएगा. ये आपको मुझे बताना है, ये आपको मुझे बताना है. बोलिए कहां पे जाएगा ये कस्टमर कंप्लेंट सेंटर कॉस्ट. कस्टमर नाम आ गया मतलब आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना. करेक्ट, इट विल गो इन EFC. इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट बोलो. अच्छा 35 पर आवर. लिसन हेलो, 35 पर आवर एंड कस्टमर सेंटर टाइम 2000 आवर्स. तो टोटल कितना कॉस्ट हो गया, तो इधर ही साथ साथ में लिखते जाओ. क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन. Yes, 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 come on. Question 9, solution. Okay. So, first is customer complaint cost. I will write here customer complaint cost. देखो कितना है customer complaint cost, 35 per hour. 35 per hour into total hours कितना है 2000 hours into 2000 hours. बोलो कितना हो गया. So 35 into 2000, 70,000. और ये क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, राइट. ऐसे आइडेंटिफाई करते जाना है. Continuing the second, so external failure cost 70,000. Next, equipment testing cost. First, where will this equipment testing cost go? Equipment testing याद करो, प्रिवेंशन था अप्रेजल. हाँ अप्रेजल में जाएगा ना बेटा, करेक्ट. so, ये हो जाता है मेरा अप्रेजल कॉस्ट. कितना, 18 पर आवर. टोटल कितना है, प्रोडक्शन लाइफ इक्विपमेंट टेस्टिंग टाइम 1600 into 18. अप्रेजल में जाएगा मेरा. एक्चुअली मुझे ठीक है डिवाइड कर देना चाहिए था, इट्स ओके. चलो ये मेरा जाएगा अप्रेजल में. क्या है अप्रेजल में गया मेरा, इक्विपमेंट टेस्टिंग. इक्विपमेंट टेस्टिंग देखो कितना इक्विपमेंट टेस्टिंग का, 18 into 1600. 18 per hour into 1600 hours. Correct. It is 28,800. Okay. Okay. Next. Warranty repair cost. Warranty, external failure, जब बात बोलो कितना आएगा. वारंटी रिपेयर 1560 पर बाइक.
1560 per bike, multiply by how many bikes? Warranty repair 2600 into 2600 bikes. 1560 into 2600, 40 lakh 56,000. Oh, oh. Huh? And then last, manufacturing rework 228 per bike. Bikes requiring manufacturing rework 3200. So मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क इज ऑब्वियसली क्या जाएगा इंटरनल फेलियर में, तो इधर चले जाएगा मेरा इंटरनल फेलियर मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क। अच्छा भाई कितना है रीवर्क का कॉस्ट देखो जरा 228 पर बाइक इंटू 3200 बाइक्स, सो 228 per bike into 3200 bikes, so 228 into 3200 729 600 729 600 clear. So I think सही है. Next, due to quality issues in the month, bike production line experienced unproductive downtime which was 7,70,000. ये unproductive downtime किधर जाएगा? बोलो बोलो, tell. Correct. This will also go in prevention. Correct. So sorry, this will also go in internal failure. डाउन टाइम है. देखो क्या हुआ पता है क्या? बिकॉज प्रोडक्शन सही नहीं हुआ तो मुझे उस चीज को वापस ठीक करना पड़ा, तो उतना मेरा डाउन टाइम मतलब उतना टाइम वेस्ट जैसा ही है ना मेरा, तो आइडल टाइम जैसा है, इसलिए इंटरनल फेलियर. बिकॉज विद इन द फैक्ट्री है, टाइम वेस्ट हो रहा है, यस इंटरनल फेलियर. सो डाउन टाइम कॉस्ट तो बैठा बैठा दिया हुआ है कितना 7,70,000. And the last is H carried out a quality review. Quality word आया मतलब समझ जाने का. Prevention 1,25,000. So prevention में अपन लोग ने किया क्वालिटी रिव्यू. कितना क्वालिटी रिव्यू है? इट विल बी 1,25,000. सब मिला के कितना हो गया है? सब मिला के टोटल कॉस्ट कितना हो गया है? सो इट विल बी 70,000. 70,000 के बाद $40,56. 70,000 plus 40,56,000, 28,800, 729,600 plus 770 plus 1,25,000. Please do your mathematics and tell me total cost कितना आ रहा है? It is 57,79,400. जी हाँ, डन, क्लियर. ओके, सो 57,79,400. फिर सेकंड पार्ट में बोला आई नीड टू मेजर्स टू रिड्यूस द नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट. नॉन कन्फर्मेंस मतलब इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर. सो अपन लोग TQM यूज करेंगे, टोटल प्रोडक्टिविटी, प्रिवेंशन, अप्रेजल कॉस्ट बढ़ाएंगे, सो दैट वी आर एबल टू रिड्यूस द नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट. सो आई थिंक ठीक है. अगेन मोर ऑफ थियोरेटिकल पार्ट. इससे रिलेटेड जो जो MCQs है वो अपन लोग कर चुके हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, डन. टाइम फॉर मी टू से हasta la vista. सो देखो धीरे धीरे अपना सेशंस का टाइमिंग बढ़ते जा रहा है. 30 मिनट्स, फिर 1 hour 30 मिनट्स, 1 hour 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली अभी भी, और फिर धीरे धीरे अपन लोग इसको 2 hour पे करेंगे. कुछ लेक्चर्स वापस कम हो जाएंगे 1 to 1.5 hour के. सो इस हिसाब से अपन लोग जगल करते रहेंगे एंड आराम से कंप्लीट कर लेंगे. राइट, मैं नहीं चाहता हूं कि एकदम ओवरबर्डन हो जाओ तुम लोग. आराम से हंसते खेलते हो जाना चाहिए ये सब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाट द इंटेंशन इज. चलो गाइस, टाइम फॉर मी टू से hasta la vista again. Today also as promised, theory done, practical done, MCQ done. Keep smiling. Bye bye.